तो हम इस पे थे नेफ्रोटिक में, तो मैं कह रहा था कि जो नॉर्मली जब प्रोटीन यहाँ से गिरता है यूरिन में लीक होता है तो क्या होता है कि लिवर कंपेंसेट करता है। लेकिन एक लिवर का भी एक थ्रेशोल्ड है, खास थ्रेशोल्ड है, यानी कि प्लाज्मा से प्रोटीन लीक हो गया, लिवर बना के प्लाज्मा में कंपेंसेट करेगा, प्लाज्मा से लीक हो गया, लिवर बना के कंपेंसेट करेगा। लेकिन एक ख़ास थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड लिवर का ये है कि देखें लिवर डेली कितना बनाता है 10 to 12 ग्राम पर डे, लेकिन लीक कितना होता है 3 to 0.5 ग्राम पर डे। अगर 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा लीक होना तो लिवर का थ्रेशोल्ड ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लिवर कंपेंसेट नहीं कर पाता, हेल्दी लिवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंपेंसेट नहीं कर पाता वो, इसलिए कि ये सवाल उठता है कि ज़्यादा निकलता तो 3.5 ग्राम है, बनाता ये 10 to 12 ग्राम है, फिर कंपेंसेट कैसे नहीं कर सकता, हालांकि ज़्यादा बना रहा है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि देखिए जितना लीक हो रहा है ना 3.5 ग्राम, उतना ही यहाँ से नीचे नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ से नीचे ज़्यादा आ रहा है, और यहाँ से नीचे 3.5 ग्राम आ रहा है। यूरिन तक 3.5 ग्राम आ रहा है, लेकिन यूरिन से पहले यहाँ बहुत ज़्यादा लीक होता है। ठीक है, ज़्यादा लीक होता है, और वो जो लीक होता है ना उसका एक अच्छी खासी अमाउंट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जो सेल्स हैं ये पिनोसाइटोसिस करके अंदर लेके जाते हैं और कैटाबोलाइज करते हैं। ठीक है, जो हमें नज़र आता है वो फिर 3.5 ग्राम्स है। ठीक है, तो ठीक है ना, तो ये जो PCTs है ना, दीज आर इसमें ये फेमस है कैटाबॉलिज्म ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स के लिए, जैसे एल्बुमिन। ठीक है ना, तो हो सकता है यहाँ से कोई 15 ग्राम्स निकल रहा हो। ठीक है, और यहाँ से नीचे फिर यूरिन तक 3.5 ग्राम पहुँच जाता है, तो फिर यहाँ से कंपनसेशन लिवर की कंपनसेटरी कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि जब हेवी प्रोटीन यूरिया होती है ना, हेवी प्रोटीन यूरिया उसको कहते हैं जब 3.5 ग्राम से ज़्यादा की प्रोटीन सिक्रेट हो रही हो यूरिन में। ठीक है ना, एक्सक्रीट हो रही हो यूरिन में। ठीक है ना, तो इसको जब आपको हेवी प्रोटीन यूरिया होती है ना तो प्लाज्मा में क्या होगी, हाइपो एल्बुमिनीमिया होगी। ठीक है, तो ये है कि अगर प्रोटीन ज़्यादा लीक हो रही है 3.5 ग्राम से ज़्यादा, नॉन सेलेक्टिव है, तो हाइपो एल्बुमिनीमिया होगा, हाइपोग्लोबुलिनीमिया होगा, हाइपोफिब्रिनोनीमिया होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसको कहेंगे हम हाइपोप्रोटीनीमिया। ठीक है, नॉर्मली देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि ये देखिए कैपिलरी है। ठीक है, आर्टरी है, कैपिलरी साइड है, आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरी, वेनस एंड ऑफ द कैपिलरी। ठीक है, अब ये है। अब देखें इसके बाद देखें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है ना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो यल करता है, यल फ्लूइड के ऊपर यल करता है, वाई से एच से हाइड्रोस्टेटिक, वाई से यल करता है, और उसको पुश जब येलिंग स्टार्ट करता है तो वो फ्लूइड बाहर जाता है, पुशेस द फ्लूइड आउट, इस तरह याद रखना। और ऑस्मोटिक जो है ना, ओ ऑस्मोटिक एस से सक्स इन। ठीक है, अब देखें यहाँ मैं आपको बताता हूँ, आर्टीरियल एंड में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा होता है, होता क्या है, यहाँ से नॉर्मल फिनोमिना बता रहा हूँ, हर जगह में बॉडी में होता है, कैपिलरी एंड, आर्टीरियल एंड और वेनस एंड में फ्लूइड यहाँ से बाहर जाता है इंटरस्टिशियम में, ये इंटरस्टिशियम है, फिर जब इस तरफ इधर इस जगह में वेनस एंड में आके फ्लूइड फिर वापस सक्ड इन। ठीक है, यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो अब होता क्या है, जो इसमें से जो चेंज होने वाली चीज़ है ना वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। ठीक है, ये देखें ये ऑस्मोटिक प्रेशर इतना चेंज नहीं होता। ठीक है ना, तो ये फिर होता क्या है कि यहाँ से फ्लूइड बाहर, यहाँ से फ्लूइड वापस सक्ड इन। ठीक है ना, तो ये आपने ये निमोनिक याद रखना, ऑस्मोटिक सक्स इन, हाइड्रोस्टेटिक यल्स टू किक हिम आउट, किक द फ्लूइड आउट। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। यहाँ आर्टीरियल एंड में यहाँ फ्लूइड इज़ सेंट आउट टू ब्रिंग मोर एंड मोर फूड, एनर्जी एंड दिस एंड दैट, एंड यहाँ पे फिर फ्लूइड इज सक्ड इन, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम हो जाता है यहाँ पे, और जो फ्लूइड है ना वो फिर वेस्ट मटेरियल को भी लेके आता है। ठीक है ना, तो हो क्या रहा है, यहाँ से बाहर जाता है, बाहर ऑक्सीजन इस एनर्जी वगैरह देता है, सेल्स को सर्विस देता है, सेल्स को इंटरस्टिशियम को सेल सर्विस देके यहाँ से फिर वेस्ट मटेरियल लेके वापस आता है। ठीक है,
तो ठीक है ना, ये नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन हमारे पेशेंट में क्या हुआ है, हमारे पेशेंट में हुआ है कि ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस और साइज बैरियर और चार्ज बैरियर डैमेज हो गए हैं, और वही भी प्रोटीन यूरिया हो रहा है मोर देन 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा हो रहा है। लीवर कंपेंसेट नहीं कर पा रहा है और प्रोटीन लॉस हो रहा है, और ब्लड में क्या पैदा हुआ है, हाइपोप्रोटीनीमिया। ठीक है ना, जनरलाइज हाइपोप्रोटीनीमिया, एल्बुमिन भी कम, ग्लोबुलिन भी कम और दूसरे भी कम। तो उस केस में क्या होता है, इस जगह में, उस केस में इस जगह में होता है क्या है कि जब प्रोटीन सिग्निफिकेंटली लो होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर इन दिस एरिया बिकम सो लेस, इतना कम हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर के इस साइड से, आर्टेरियल एंड से बहुत ज़्यादा फ्लूइड बाहर जाएगा और वापस उसको सक इन नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये हाइपो प्रोटीनीमिया की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ज़्यादा बाहर जाता है और वापस अंदर नहीं आता, कम आता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये हमने इसलिए बताया कि क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स डू लॉट्स ऑफ फंक्शंस, प्लाज्मा प्रोटीन के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन एक काम इनका ये होता है कि इस एरिया में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। तो जब वो कम हो जाते हैं तो ये डिस्टर्बेंस हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड बाहर, कम फ्लूइड अंदर आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से एडीमा हो जाता है। हाँ, एडीमा हो जाता है, और ये एडीमा जो होता है ना, वो जनरलाइज्ड एडीमा हो जाता है। ठीक है ना, तो ये है कि ये जो एडीमा होता है ना, जनरलाइज्ड होता है, लेकिन इसकी एक ख़ास बात है। इसकी ख़ास बात ये है कि ये शुरू होता है फेस वाली साइड से। फेस वाली साइड के भी पेरी ऑर्बिटल, आँखों के इर्द गिर्द ये सबसे पहले ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर ये पूरे जिस्म में फैलता है, और डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जैसे लेग्स में ये एडीमा जाके, ठीक है ना, जाता तो नहीं, उधर से ही एडीमा फिर नज़र आता है। तो ये पेरी ऑर्बिटल रीजन में ज़्यादा क्यों होता है पता है? वो इसलिए कि जो आई पेरी ऑर्बिटल रीजन होता है ना, वो उसके नीचे सब क्यूटेनियस टिश्यू नहीं होता, वो बिल्कुल फ्रीली वो मोबाइल भी होती है, और उसके अंदर वो देखें ना, कभी कभी हम आँख ऐसे उठा के आँख पूरी को नंगी भी करते हैं, तो वो एक्सेप्ट करती है फ्लूइड को, तो फ्लूइड उधर शुरू में आता रहता है। ठीक है, तो इस वजह से, ठीक है ना, और ये है कि बाकी जगहों में, फॉर एग्जांपल इस जगह में देखें, अगर फ्लूइड थोड़ा सा भी हो तो ये फिर ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हो के ये दबा देगा, ऊपर नहीं होगा, इसको दबा देगा। फ्लूइड हो भी तो इसको दबा के नज़र नहीं आएगा हमें। ठीक है, ये इसका मैकेनिज़्म है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा जो फर्स्ट होता है ना उसका। ठीक है, अब एडिमा देखें, याद है, ये देखें, एडिमा डिक्रीज मोर प्रोटीन लॉस्ट इन यूरिन, हाइपोएल्बुमिनीमिया, फिर डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद फिर on arterial side fluid leaks from vascular compartment to interstitial compartment, and on venous side less fluid is coming back from interstitial to arterial vascular compartment. as a result there is edema. ठीक है, ये प्रोसेस है, ये है एडिमा का। ठीक है, जो मैकेनिज़्म, तो ठीक है ना, उसके बाद पूरी बॉडी में एडिमा हो जाएगा। और ये एडिमा कौन सा होगा, पिटिंग होगा कि नॉन पिटिंग होगा? तो ये एडिमा होगा ना, हमारा जो एडिमा होगा ये पिटिंग होगा कि नॉन पिटिंग होगा? ये नॉन पिटिंग होगा। ठीक है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ नॉन पिटिंग एंड नॉन पिटिंग का कंसेप्ट। ठीक है ना, तो देखिए फॉर एग्जांपल नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली देखिए आर्टेरियल एंड से फ्लूइड आ गया, प्रोटीन्स भी थोड़े थोड़े आ गए, और वेनस एंड से वापस फ्लूइड अंदर गया, लेकिन प्रोटीन इधर रह गए। लेकिन प्रोटीन कहाँ जाएंगे, लिम्फेटिक्स के थ्रू वापस वेन में जाएंगे। नॉर्मली ये है। ठीक है, नॉर्मल गेम ये है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए हमारे पास पेशेंट 1, पेशेंट 2, पेशेंट 3, 3 पेशेंट्स हैं। नंबर वन में ये वही सिस्टम, वही पेज वही है, आर्टेरियल एंड वेनस एंड, ठीक है, कैपिलरी। अच्छा, उसके बाद देखिए प्रोटीन्स आ रहे हैं, फ्लूइड जा रहा है वापस, और ये देखिए यहाँ से प्रोटीन भी जा रही है। ठीक है ना, इंटरस्टिशियम में। अच्छा, ये इसमें इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है इधर। ठीक है, इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टेटिक, प्रोटीन जा रहा है और एडिमा हो रहा है, लेकिन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह का एडिमा है। ठीक है, अच्छा, दूसरे उसमें क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नॉर्मल है। ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। ठीक है ना, इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वाला एडिमा और डिक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर वाला एडिमा। ठीक है ना, दोनों पिटिंग है, याद रखें। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे फ्लूइड आ रहा है, फ्लूइड जा रहा है, और प्रोटीन्स आ रहे हैं, और प्रोटीन्स भी वापस अपने लिम्फेटिक्स के थ्रू वेन में जा रहे हैं, तो कम फ्लूइड अंदर जा रहा है। ठीक है,
कम फ्लूइड जा रहा है जिसकी वजह से एडिमा हो रहा है, ठीक है। इधर भी कम फ्लूइड वापस जा रहा है जिसकी वजह से एडिमा हो रहा है, ठीक है। ये दोनों एडिमा हो गए, पिटिंग एडिमा। अब तीसरा क्या हो सकता है यार, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमने चेंज किया, ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज किया, तीसरा हो सकता है हमारा है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। ये देखिए लिम्फेटिक ब्लॉकेड। अच्छा नॉर्मल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, इसमें नॉर्मल ऑनकोटिक प्रेशर है, लेकिन फिर भी एडिमा है। एडिमा इसलिए है कि लिम्फेटिक ब्लॉकेड है। नॉर्मली जो सर्किट के थ्रू जो प्रोटीन्स बाहर आ रही हैं वो जा नहीं रही हैं इधर, ठीक है ना, जा नहीं रही हैं। तो ये फिर क्या है, ये प्रोटीन्स अपने साथ फ्लूइड को होल्ड करती हैं, ठीक है। इंक्रीज्ड ऑनकोटिक प्रेशर बन जाता है इनका, प्रोटीन्स का होल्ड करती हैं। उसके बाद फ्लूइड एडिमा इज हेल्ड टाइटली विथ एडिमा ऑफ द फ्लूइड ऑफ द एडिमा इज हेल्ड टाइटली विथ प्रोटीन्स, ठीक है। ये प्रोटीन्स है, इनकी वजह से इसको हम कहेंगे पिटिंग। इसको दबाएंगे ना तो ये दबेगा नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट होता है ये। इसको नॉन पिटिंग एडिमा कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये कंसेप्ट हमारा हो गया। और उसके बाद देखिए जो यहाँ पे हमारा एडिमा है ना, ये पेरिऑर्बिटल रीजन का वाला एडिमा है, और ये पेरिऑर्बिटल होगा, और उसके बाद होगा ये क्या होगा, उसके बाद पूरे जिस्म में जनरलाइज्ड बॉडी में जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये देखें हेवी प्रोटीन यूरिया, ठीक है ना। अच्छा लीवर ने उसको कंपेंसेट करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा, तो हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपोएल्बुमिनिमिया हो गया। उसके बाद देखिए एडिमा हो गया। एडिमा स्टार्ट हो गया कहाँ से, एडिमा स्टार्ट हो गया सबसे पहले पेरिऑर्बिटल रीजन से, पेरिऑर्बिटल रीजन से एडिमा स्टार्ट हो गया। उसके बाद पूरी जनरलाइज बॉडी में एडिमा हो गया, ठीक है। मोर ऑन द डिपेंडेंट बॉडी पार्ट्स, इसको हम कहते हैं जनरलाइज एडिमा विद मोर ऑन डिपेंडेंट बॉडी पार्ट्स को वर्ड्स में इसको कहते हैं हम एनएसआर का, ठीक है ना। एनएसआर का, जो एनएसआर का होता है ना वो डिपेंडेंट एरियाज़ में होता है। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट लेटा हुआ है सारा दिन तो बैक में होगा, अगर पेशेंट सारा दिन चल रहा था तो उसके लेग्स में होगा, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द एक्शंस ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है ना। अच्छा ये जो एडिमा है इसके अलावा भी सेकेंडरी मैकेनिज़म्स भी हैं, हाइपोप्रोटीनीमिया के अलावा भी सेकेंडरी मैकेनिज़म्स हैं एडिमा के। फॉर एग्जांपल फ्लूइड जब ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाएगा, यहाँ से बाहर जाएगा फ्लूइड, ठीक है ना, यहाँ से बाहर जाएगा तो होगा क्या कि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम। जब इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, डिक्रीज रीनल परफ्यूजन होगी, रीनल परफ्यूजन, ठीक है ना। रीनल परफ्यूजन कम हो गई तो फिर क्या, किडनी क्या करेगा, किडनी कहेगा यार ये ब्लड वॉल्यूम तो कम हो रहा है ना, ठीक है। तो वो क्या करेगा, रेनिन ज़्यादा से ज़्यादा रेनिन सिक्रेट करेगा और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि ये लंग्स, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा रेनिन सिक्रेट होगा तो क्या होगा कि रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद एंजियोटेंसिन 1 लंग्स में जाएगा, लंग्स में ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसको एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 कंस्ट्रिक्ट करेगा वेसल्स को, और वो क्या करेगा, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर करेगा, ठीक है ना, एंजियोटेंसिन 2। फिर मोर एंड मोर एडिमा, ठीक है, मोर एडिमा आ जाएगा। अब देखिए सेकेंडली एंजियोटेंसिन 2A2 क्या करेगा, जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स में जाएगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स में जाएगा, वहाँ से एल्डोस्टेरोन सिक्रेट कराएगा। एल्डोस्टेरोन जब सिक्रेट करेगा तो एल्डोस्टेरोन कहाँ जाएगा, प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द नेफ्रॉन्स में आएगा। प्रिंसिपल सेल्स ऑफ नेफ्रॉन्स में आके इनको कहेगा कि भाई रीअब्जॉर्ब करो एक्स्ट्रा सोडियम और वाटर को, ठीक है। तो क्या होगा, रीअब्जॉर्ब हो गया एक्स्ट्रा सोडियम और वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सोडियम एंड वाटर जो है ना बॉडी में होल्ड किया जाएगा इसके थ्रू, इस मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये असल में किडनी जो है ना, किडनी लो ब्लड वॉल्यूम को कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब ये है कि ये जो सॉल्ट और वाटर जो है ये हमारे ब्लड वेसल्स में आ गया है, हमारे ब्लड वेसल्स इसको यानी कि सर्कुलेशन इसको होल्ड नहीं कर पाता, वो इसलिए कि सर्कुलेशन में प्रोटीन्स ही कम है, तो प्रोटीन्स बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये सॉल्ट एंड वाटर को रिटेन नहीं कर पाता।
तो यही जो साल्ट एंड वाटर जो रिटेंड हो गई हैं इस मैकेनिज़्म के थ्रू दोबारा प्रोटीन्स की कमी की वजह से दोबारा इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में आ जाएंगे टिश्यू में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ हाइपोप्रोटीनीमिया हुआ, हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से फ्लूइड लॉस हो गया, फ्लूइड लॉस की वजह से किडनी ने कंपनसेशन करने की कोशिश में रेनिन सिक्रेट किया, और रेनिन ने फिर एंजियोटेंसिन 2 बनाया, अल्टीमेटली 1 एंड 2 के बाद 2 बनाया। 2 ने फिर जो है वह जो कंस्ट्रिक्शन कराई पहले, तो उसके बाद यहाँ पे जोना ग्लोमेरुलोसा में आके एल्डोस्टेरोन के थ्रू ये सॉल्ट एंड वाटर रिटेन की, लेकिन प्रोटीन्स की कमी की वजह से वो सारी मेहनत किडनी की नाकाम हो गई, ठीक है। दोबारा फ्लूइड इधर आ गया इंटरस्टिशियल स्पेस में, इससे क्या हो गया, इससे फर्दर एडिमा हो गया, ठीक है ना। ये पानी भी और ये सॉल्ट भी दोबारा इधर पहुंच गए, फर्दर एडिमा हो। अब क्या होता है कि ब्लड जो है ना, ब्लड एज रिजल्ट ऑफ ऑल दिस प्रोसेसेस, ब्लड क्या होता है, ब्लड हीमो कंसनट्रेटेड होता है, ठीक है ना, क्योंकि फ्लूइड सारा बाहर जा रहा है तो अंदर कंसनट्रेशन होती है वेसल्स में। जब कंसनट्रेशन बढ़ती है तो ब्लड होता है हाइपर ओस्मोलर, ठीक। अब क्या होता है, ये जो हाइपर ओस्मोलर ब्लड है जाता है कहाँ जाता है, ये हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर्स में जाता है, ये हमने डिटेल से पढ़े हुए ऑस्मो रिसेप्टर्स। हाइपोथैलेमस में जब ऑस्मो रिसेप्टर्स में जाता है ना, तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स सेंस करते हैं भाई ब्लड की ऑस्मोलैरिटी तो बहुत बढ़ गई है, पानी की कमी महसूस करते हैं, फिर क्या करते हैं, एक ट्रिगर करते हैं एडीएच रिलीज। एडीएच जाता है कहाँ जाता है, एडीएच रिलीज होकर कहाँ जाता है, नेफ्रॉन के लास्ट पार्ट में कलेक्टिंग डक्ट्स वगैरह के आसपास एडीएच क्या करता है, फर्दर वाटर को रिटेंशन कराने की कोशिश करता है। जब पानी को रिटेन कराता है ना, तो यही पानी फिर दोबारा ब्लड वेसल्स में जाता है, ब्लड वेसल्स में प्रोटीन की कमी की वजह से दोबारा लीक होकर बाहर आ जाता है, फर्दर एडिमा, ठीक है। इससे फिर इस प्रोसेस से फिर फर्दर एडिमा हो जाता है पेशेंट के साथ। अभी तक पेशेंट के साथ क्या हुआ है, सबसे पहले हैवी प्रोटीन यूरिया हो गया, उसके बाद प्रोटीनीमिया हो गया, प्रोटीनीमिया है ये, यूरिया नहीं है, ठीक है ना, हाइपोप्रोटीनीमिया, ठीक है ना। उसके बाद जनरलाइज्ड एडिमा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी जो एडिमा की गेम चल रही होती है, प्रोटीन यूरिया, हाइपोअल्बुमिनीमिया और हाइपोप्रोटीनीमिया के बाद एडिमा की गेम चल रही होती है, तो लीवर कंपनसेट करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। ये फनी लीवर है हमारा, ये लीवर कंपनसेट करने की कोशिश करता है, और कोशिश करते हुए ये प्रोटीन्स बनाता जाता है, लेकिन एक ख़ास किस्म की प्रोटीन जो ये बनाता है ना, वो लिपोप्रोटीन्स बनाता है, ठीक है, लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। अब देखें, अब ये क्या है कि ये बेचारा लीवर क्या करता है, एल्बुमिन को कंपनसेट तो प्रोटीन्स बनाने के चक्करों में ना, हाइपोप्रोटीनीमिया को कंपनसेट करने के लिए प्रोटीन बनाने के चक्कर में ना क्या करता है, लीवर बनाता है लिपोप्रोटीन्स, और लिपोप्रोटीन्स जो डेंजरस होते हैं, पता है जो, तो इन जो लिपोप्रोटीन्स में से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और ट्राइग्लिसराइड्स ये सारी जाती हैं। तो आपका क्या ख्याल है, ये सब हाई हो जाएंगी तो पेशेंट के लिए तो ये डेंजरस अलामत है, ठीक है ना। तो इसमें फिर हाइपर तो ये देखें, ये सारी ये जो बन रही है ना, ये लिपिड्स लो डेंसिटी लिपिड्स हैं, और ये दीज आर वेरी डेंजरस एंड कार्डियक इश्यूज़ करा सकती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस करा सकती हैं इन रिटर्न, ठीक है। तो ये जो लीवर जो प्रोड्यूस कर रहा है ना कंपनसेशन ऑफ हाइपोप्रोटीनीमिया को करने के लिए, उनमें से ये लिपिड्स भी हैं, ठीक है ना, ये लिपोप्रोटीन्स। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए, न सिर्फ ये बैड लिपिड्स ऊपर जाती हैं, बल्कि जो अच्छी लिपिड्स है ना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वो फिर कम हो जाती हैं, ठीक है ना। इसीलिए इस कंडीशन को जो हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से बन रही होती है, इसको हम हाइपरलिपिडीमिया नहीं कहते, इसको डिसलिपिडीमिया कहते हैं, ठीक है। तो ये देखें, दीज गो अप एंड दिस गो डाउन, तो डिसलिपिडीमिया, ठीक है। अगर ये भी अप हो जाता तो हम इसको हाइपरलिपिडीमिया कह सकते थे। अब ये कंडीशन है हैवी प्रोटीन यूरिया, हाइपोप्रोटीनीमिया और जनरलाइज्ड एडिमा के बाद नंबर 4
डिसलिपिडीमिया, ठीक है, ये कंडीशन भी पेशेंट डेवलप करेगा। तो इनका अगर ऐसे पेशेंट्स का ना डिसलिपिडीमिक इस केस के पेशेंट्स का ब्लड लेंगे ना, तो इनका क्या होगा, ये पहले तो ये डार्कर नज़र आएगा, आम लोगों से ज़्यादा डार्क होगा। क्यों? क्योंकि ये हीमो कंसनट्रेटेड होगा, ठीक है ना, हाई ऑस्मोलैरिटी वाला होगा, ऑस्मोलैरिटी वाला। अच्छा, उसके बाद देखिए सबसे टॉप पे ना, ऊपर सबसे टॉप पे जो टेस्ट ट्यूब के टॉप पे आपको येलो मटेरियल नज़र आएगा, जिसको ये लिपिड्स होती हैं, जो इनको फ्लोटिंग लिपिड्स बोलेंगे, ठीक है, फ्लोटिंग लिपिड्स। अच्छा, ये जो डिसलिपिडीमिया इतना ज़्यादा होते हैं ये लिपिड्स कि ये फिर लिपिड यूरिया हो जाता है, ठीक है। इनका लिपिड्स जो होते हैं ना, रिलीज़ होते हैं पेशाब में, ये रिलीज़ होते हैं ये लिपिड्स, ठीक है ना। अब जब लिपिड यूरिया होता है ना, लिपिड देखें यहाँ से लिपिड गिर रहा होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लिपिड गिर रहा होता है ना, यहाँ से लिपिड भी जब गिरेगा ना, ये जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल की जो सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, पहले तो प्रोटीन को कैटाबोलाइज करते थे पकड़ के, अब लिपिड को भी अंदर लेके जाते हैं और ख़ुद भी सूज जाते हैं, सूज के लिपिड को खा के मोटे हो जाते हैं, मोटे होने के बाद खुद शेड हो जाते हैं, और ये फिर पेशाब में ये खुद नज़र आने लगते हैं, और उनको कहते हैं, ये जब ज़्यादा जो फेट खा के जब यूरिन में आते हैं, तो इनको हम उधर फेट ओवल बॉडीज़ बोलते हैं, मोटे होके ये यूरिन में आते हैं। तो ठीक है ना, फेट ओवल बॉडीज़। अब ऑल दिस पिक्चर, ये जो हमने जितना भी डिस्कस किया, इनको कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है ना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की ये पूरा जो हमने डिस्कस किया, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, ठीक है। अब कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती ना, कहानी सिर्फ प्रोटीन यूरिया पे ख़त्म नहीं होती, और भी प्रोटीन्स होते हैं, एल्बुमिन पे ख़त्म नहीं होती, मतलब और भी प्रोटीन्स होते हैं, जैसे ट्रांसफेरिन जब ज़्यादा लूज़ होता है ना थ्रू यूरिन, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है पेशेंट को। इसके अलावा एंटीथ्रोम्बिन 3 लूज़ होता है एल्बुमिन के साथ, एंटीथ्रोम्बिन 3 लूज़ होता है, तो थ्रोम्बोसिस हो सकती है, रेनल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है स्पेशली, ठीक है ना। तो क्या होता है, साथ में फिर इसको ऐड करती है हाइपरलिपिडीमिया जो होती है, ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया जो होती है, ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया। और फिर उसके अलावा जो है हमारा कंसनट्रेटेड हाइपर ऑस्मोलर ब्लड भी जब पास करता है ना, तो ये थ्रोम्बस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसकी एसोसिएशन होती है हाइपर कोआगुलेबल स्टेट के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, यहाँ पे नीचे देखें, लो मोलिकुलर वेट कम्प्लीमेंट्स भी लूज़ होते हैं पेशाब के थ्रू इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट्स में, क्योंकि ये भी प्रोटीन्स होते हैं ना। तो होता क्या है कि इसमें फिर जब लूज़ होते हैं तो इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस होते हैं, और जैसे C3 भी लूज़ होगा तो इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। इसके बाद ऐसे पेशेंट्स में, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट्स में, यूरिन फ्रॉथी होता है बिकॉज ऑफ हाई प्रोटीन कंटेंट, ठीक है ना, और हाई फैट की कंटेंट भी इसमें एडिट होती है, ठीक है। और ये